नमस्कार दोस्तों, एग्री विथ अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके आया हूं, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि पोषण के बारे में देखते हैं। पोषण के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि न्यूट्रिएशन की बात करते हैं। न्यूट्रिएशन जो कि पोषण है उसकी बात करते हैं, तो पोषण को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पोषण जो होता है मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि एक तो बायोटिक पोषण होता है जो कि जैविक पोषण की बात करते हैं, दूसरा एबायोटिक जिसे अजैविक पोषण की बात करते हैं। जैविक पोषण जो होता है, जैसे कि बायोटिक की बात करते हैं, तो बायोटिक में स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी इनका अध्ययन करते हैं जैविक पोषण के अंतर्गत, जिसे बायोटिक न्यूट्रिएशन बोलेंगे। जबकि अजैविक न्यूट्रिएशन के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादक, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, अपचयी नियंत्रण जो होंगे, विटामिन, खनिज, वृद्धि नियंत्रण, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नॉर्मली क्वेश्चंस तो यही मैचिंग में कभी आ जाता है कि ऊर्जा उत्पादक क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत वसा आती है, ये ऊर्जा उत्पादक हो जाएंगे। जबकि उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण तो विटामिन और खनिज के अंतर्गत आता है। जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण विटामिन और खनिज के माध्यम से होता है। जबकि वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि में सहायक प्रोटीन से होता है। तो इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, सर्वप्रथम यही देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का संगठन क्या होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जो कि एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी और कीटोन से मिलकर के बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में तीन केवल संगठन होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस रूप में किससे प्राप्त होते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि मक्का, चावल, आलू, भूमिगत सब्जियां, पका हुआ फल, गन्ना, चुकंदर, अनाज, दूध, घी, मक्खन आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 450 ग्राम कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है। तो 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है मुख्य रूप से 3 पार्ट्सों में विभाजित होता है। 3 पार्ट्स में विभाजित करते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, एक अणुक ऐसे तत्व या पदार्थ इसमें आएंगे जो एक अणुक होते हैं। और डाइसैकेराइड में डाई मीन्स 2 अणुक होते हैं, तथा पॉलीसैकेराइड जिनमें क्या होता है, जो बहुलक के रूप में होते हैं, बहुसैकेराइड बहुअणुक होते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो होता है मोनोसैकेराइड होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, तो मोनो शर्करा है। क्या है? मोनोसैकेराइड्स है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट्स है। पूछा जाता है ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई कहलाती है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं। अंगूर की शर्करा को भी ग्लूकोज कहते हैं। फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज को फल शर्करा के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज जो होता है फल शर्करा होता है। फलों में मिठास जो होती है फ्रक्टोज के कारण होती है, इसे फल शर्करा के नाम से जानते हैं। शहद, चॉकलेट, सिरप ये सभी जो बनती हैं फल शर्करा के कारण ही, फ्रक्टोज के कारण ही मीठी होती हैं।
जबकि ग्लैक्टोज की बात करते हैं, ग्लैक्टोज के साथ में जो होता है फ्रक्टोज के साथ शहद को मिला देने पर ग्लैक्टोज शर्करा का निर्माण हो जाता है। जबकि डाइसैकराइड की बात करते हैं तो डाइसैकराइड में आपका लैक्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक यही बनता है, लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है, दुग्ध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। जबकि सुक्रोज क्या है? तो गन्ने या चुकंदर की जो शर्करा होती है इसे सुक्रोज के नाम से जानते हैं। इसे इच्छू या द्राक्ष शर्करा भी जानते हैं, इच्छू या द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। गन्ने की जो शर्करा सुक्रोज होती है वो फ्रक्टोज से 250 गुना मीठी होती है, 250 गुना मीठी होती है। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज जो होती है अनाजों की शर्करा होती है, अनाजों की शर्करा माल्टोज कहलाती है। जबकि माल्टोज किससे बनती है? सबसे ज़्यादा जौ की मात्रा में बनती है, जौ से माल्टोज प्राप्त किया जाता है। जबकि अनाजों की शर्करा की बात करें तो माल्टोज ही होता है, सर्वाधिक मात्रा में जौ से माल्टोज प्राप्त होता है। बात करते हैं पॉलीसैकराइड की, तो पॉलीसैकराइड में आपका सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं। तो सेलुलोज जो स्टार्च होता है, सेलुलोज एक प्राकृतिक शैवाल या पौधे व शैवाल की कोशिका विक्त होती है, जिसे प्राकृतिक रूप में कहते हैं, प्रकृति में बहुतायत रूप में सेलुलोज प्राप्त होता है। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे पूछा जाता है प्रकृति का शुद्ध रूप में सेलुलोज किसे माना जाता है? तो कपास को लगभग शुद्ध सेलुलोज का रूप माना जाता है। कपास जिसे कॉटन के नाम से जानते हैं तो ये प्रकृति का शुद्ध सेलुलोज माना जाता है, ये रेशे के रूप में सेलुलोज होता है। स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च जो होता है पत्तियों में भोजन के रूप में संचित रहता है, स्टार्च होता है। स्टार्च का पाचन किस विटामिन या किस एंजाइम्स के द्वारा होता है? स्टार्च का पाचन किस एंजाइम्स के द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम्स जो होता है वो स्टार्च को पाचन में सहायक होता है। पूछा जाता है कई बार स्टार्च को पाचन में किस एंजाइम की सहायक होता है स्टार्च पाचन में? तो टाइलिन एंजाइम सहायक होता है। जबकि ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन जो होता है इसका संचय यकृत में आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदल के प्रदान करता है। ये इस ग्लाइकोजन जो होता है ये जो भी बहुलकी पदार्थ होते हैं उनको ग्लूकोज में बदलने की प्रोसेस ही ग्लाइकोजन कहलाती है। बात करते हैं वसा से। वसा जो होता है ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है, एस्टर और एस्टर से ही वसा प्राप्त होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि साबुन के निर्माण में कौन से पदार्थ या कौन से कारक सहायक होते हैं? तो जब उच्च वसी अम्ल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा जाता है कौन सा यौगिक साबुन या ग्लिसरॉल बनाने में सहायक होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो होता है ये साबुन और ग्लिसरॉल बनाने में सहायक होता है। उसी प्रकार वसा के निर्माण में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल मिलकर के एस्टर बनाते हैं और एस्टर जो होता है वही वसा कहलाती है। तो वसा को देखते हैं, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से एस्टर बनता है जिसे वसा कहते हैं। वसा में क्या आ जाता है? कई सारे तेल्स भी आ जाते हैं और सभी ठोस भी आ जाते हैं। कई वसा ठोस भी होती है, द्रव के रूप में होती है, जैसे ऑयल्स आ जाते हैं। तो द्रव और ठोस के बारे में देखते हैं। जो साधारण ताप पर वो वसा जो साधारण ताप पर द्रव होती है वो तेल कहलाती है। जो वसा साधारण ताप, अब साधारण ताप कितना होता है? तो साधारण ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये सामान्य ताप बोला जाता है। तो इस ताप पर जो भी वसा द्रव होती है वो तेल कहलाती है तथा इस ताप पर जो वसाएं ठोस होती हैं वो आपकी ठोस होती है वो वसा कहलाती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की कमी से होने वाले
हानिकारक प्रभाव जैसे कि वजन का हल्का हो जाना, वसा यदि हमारे शरीर में नहीं होती है तो वजन कम हो जाता है, त्वचा संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, अधिकता से हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, अधिकता से हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। वसा के स्रोत की बात करते हैं तो वसा का जो स्रोत होता है मुख्य दो रूप से देखते हैं, एक तो प्लांट से रिलेटेड वसा होती है जो प्लांट्स के माध्यम से प्राप्त करते हैं, एक एनिमल फैट्स होती है जो कि हमें जानवरों या पशुओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो प्लांट वसा जो होती है जैसे काजू, बादाम, सरसों, सोयाबीन, नारियल, सूरजमुखी, तिल, ये सभी क्या होती हैं, ये ऐसी वसा हैं जो कि हमें प्लांट्स के माध्यम से प्राप्त होती हैं। जबकि दूध, घी, आपका दूध, घी, मक्खन, फैट जो ये भी आपका होता है तो ये चर्बी ये और मांस, मछली ये क्या एनिमल्स के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो एनिमल्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स से प्राप्त होने वाली ये वसा कहलाती हैं। कई प्रकार इसमें क्वेश्चन तो जो दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है, तो 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, एनिमल्स का एक, प्लांट्स का दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा इसमें से कौन भिन्न है, या 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे प्लांट्स वसा का और एक दे दिया जाएगा एनिमल्स का, पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन भिन्न है, या तो दे दिया जाएगा चारों को दे दिए जाएंगे प्लांट्स या एनिमल्स के पूछ देंगे, ऑप्शन दे देगा उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब बात करते हैं फैट की, जो वसा का मुख्य रूप थे, तो वसा के स्रोत क्या हुए, वसा के जो स्रोत हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक तो प्लांट बाई प्लांट्स और बाई एनिमल्स, पौधों के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। अब वसा के देखते हैं तो वसा जो होती है हमारी वो 2 प्रकार से यूज में, एक तो होती है सैचुरेटेड जिसे बोलते हैं संतृप्त वसा, एक होती है नॉन सैचुरेटेड जिसे असंतृप्त वसा कहते हैं। तो संतृप्त वसा जो होते हैं इस वसा के उपयोग से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसे एलडीसी की बात करते हैं, जो आपके लो डेंसिटी लियोपार्टीशन होता है, लियोपार्टीशन ये आपका बढ़ जाता है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे हृदयघात, धमनियों में रुकावट आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है कि किस वसा के प्रयोग से हृदयघात जैसी या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो संतृप्त वसा के प्रयोग से हृदयघात जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जबकि हमारे लिए जो खाने योग्य वसा होती है वो संतृप्त जिसे अनसैचुरेटेड वसा कहते हैं, वही वसा उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है, इसके प्रयोग से जो आपका HDL होता है ये बढ़ता है और एक आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि दूध, काजू, बादाम, मछली और आपका सरसों, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो हमारे लिए उपयोगी वसा होती है वो कौन सी होती है, अनसैचुरेटेड, जो कि असंतृप्त वसा होती है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, घातकी नहीं होती है। बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का संगठन जो होता है, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग्स मटेरियल्स बोलते हैं। प्रोटीन्स का कंपोजिशन में कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो प्रोटीन का जो संगठन सूत्र है CHONS होता है, CHONS मुख्य रूप से प्रोटीन का संगठन होता है। प्रोटीन की खोज जो की थी बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। स्रोत के अकॉर्डिंग देते हैं मशरूम में 56% प्रोटीन्स होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स 56% होती है, जबकि सोयाबीन में 42% होती है। इसी प्रकार प्रोटीन हमें मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, मांस, मछली, दूध, अंडा से भी प्राप्त होता है। यदि दालों की बात करते हैं तो दालें जो हमारी होती हैं प्रोटीन्स का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। एक प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो प्रोटीन्स होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है, जिसका निर्माण 20 अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। क्वेश्चन आता है प्रोटीन्स का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से मिलकर होता है, तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। एक प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी होती है 1 ग्राम प्रोटीन्स में, 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है।
प्रोटीन्स के कार्य की बात करते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं कार्य, ये हमारे शरीर की वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से हमारे अंगों को कट जाना, फट जाना, उनकी मरम्मत करने में प्रोटीन्स सहायक होता है। कोशिका और ऊतक का निर्माण भी करता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? जैसे सूखा रोग हो जाता है, जिसे मारेक्स में बोलते हैं। क्वाशियोकर एक प्रकार का रोग होता है, क्वाशियोकर करके रोग होता है। प्रोटीन्स की अधिकता में हृदय संबंधी कई रोग हो जाते हैं। प्रोटीन्स की अधिकता में भी कई सारे रोग हो जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रोटीन्स हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन जो होती है दूध में पाई जाती है, और दूध में जो सफ़ेद रंग का कारड होता है केसीन प्रोटीन होती है। जबकि हम यदि बात करते हैं कैरोटीन, तो कैरोटीन भी दूध की प्रोटीन होती है, लेकिन कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीले रंग का होता है, जबकि केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद रंग का होता है। एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो अंडे में जो पीला भाग होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होती है। ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं तो एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जबकि कैरोटीन प्रोटीन दूध का पीला रंग का कारण होता है, दूध के पीले रंग का कारण होता है कैरोटीन प्रोटीन्स होता है। अल्फा केराटिन, जैसे बोला जाता है कि हमारे नाक, बाल, नाखून, सींग और जो सींग्स होते हैं जानवरों के, खुर होते हैं, उनमें किस प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, किस प्रोटीन्स के निर्माण से होता है? तो सींग, खुर, जो नाखून होते हैं ये केराटिन प्रोटीन के कारण होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन्स के कारण होते हैं, इनमें केराटिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हिस्टोन की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के निर्माण में सहायक होती है। मक्के में जीन प्रोटीन, कई बार एग्जाम से पाया जाता है, जीन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो मक्के में पाई जाती है। जबकि प्रोलेमिन की बात करें तो दालों से संबंधित प्रोटीन प्रोलेमिन होती है, मीन्स दालों में प्रोलेमिन प्रोटीन्स पाई जाती है। जबकि फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। गोसिपियम प्रोटीन्स जो होती है, गोसिपियन स्पीसीज आपका कपास का नाम ही रहता है, तो इसी प्रकार गोसिपियन जो स्पीसीज होती है, गोसिपियन प्रोटीन कपास में पाई जाती है। फाइब्रोइन की बात करते हैं तो मकड़ी के जाले में पाई जाती है। ग्लूटीन प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में शक्ति कार्ड होता है, मतलब गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन्स पाई जाती है। कोलेजन की बात करते हैं तो प्लाज्मा में जो पीले रंग का कार्ड होता है वो कोलेजन प्रोटीन के कार्ड होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तथा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। दोस्तों, चैनल की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को डाउनलोड करके आप उसमें लिखते हैं कैपिटल में ए और एग्री विथ, इस प्रकार से आप लिख दें एग्री विथ स्पेस में ए कैपिटल बना के अनिल, इसको आप डालेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें पूर्व में अपलोड हुए वीडियो तथा उनकी PDFs और अभी की PDF, सारी PDFs आपको उसमें सीरीज वाइज मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।